आज हम नेपोलियन बोनापार्ट का उदय एवं पतन इस विषय के अंतर्गत हम नेपोलियन से संबंधित विभिन्न घटनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे कि नेपोलियन ने किस प्रकार से अपनी कार्यप्रणाली के द्वारा सफलता प्राप्त की और उसने कौन कौन से कार्य किए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। नेपोलियन बोनापार्ट का पहले देखते हैं प्रारंभिक जीवन। प्रारंभिक जीवन कैसा था? नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप के एक निर्धन वकील कार्लो बोनापार्ट के घर में हुआ था। तो नेपोलियन कोई धनाढ़ परिवार में नहीं पैदा हुआ। 1769 ईस्वी में उसका कोर्सिका द्वीप में एक निर्धन वकील परिवार में उसका जन्म होता है। 1793 ईस्वी में उसने टूलो के घेरे के समय सेना की एक टुकड़ी का नेतृत्व किया था और यहाँ पर उसे सफलता प्राप्त होती है, जिससे कि उसकी पदोन्नति भी होती है। इन दिनों टूलो नगर में प्रतिक्रियावादी उपद्रव बढ़े हुए थे और उस समय स्थिति बिल्कुल विपरीत थी, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट को यहाँ पर उपद्रवों को कंट्रोल करने में सफलता प्राप्त होती है और 1794 ईस्वी में आर्टिलरी जनरल यानी प्रधान तोपची को उस पद पर उसे नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट के लिए एक अच्छी एक उपलब्धि कह सकते हैं, जिसके कारण यह भविष्य में जाकर एक काफ़ी बड़ा नेतृत्वकर्ता बनता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट। अब इटली अभियान। बोनापार्ट का इटली अभियान सैनिक विद्रोह की दृष्टि में युद्ध कला का अपने ढंग का एक अनूठा उदाहरण है। मतलब इटली अभियान नेपोलियन का एक तरह से बहुत बड़ा अभियान कह सकते हैं, जिसमें उसको सफलता जो जिस रूप में प्राप्त हुई वह अपने आप में एक विशेष उल्लेखनीय है और अपने ढंग का एक अनूठा उदाहरण है और श्रेष्ठतम उच्च कोटि के रणकौशल का परिचायक है। तो इटली अभियान के समय उसकी जो उसके अंदर योग्यता, सैनिक कुशलता और नेतृत्व करने की क्षमता का परिचय प्राप्त होता है और विषम परिस्थितियों में इटली पर अपना आधिपत्य मतलब एक तरह से इस अभियान को सफल बनाने में उसको कठिनाइयों के बावजूद उसने इसको सफल बनाया। ये उसकी एक तरह से अनूठा उदाहरण माना जा सकता है और श्रेष्ठतम उच्च कोटि के रणकौशल का परिचायक है। इसके बाद मिस्र अभियान। मिस्र अभियान में डायरेक्टरी ने नेपोलियन को इंग्लैंड से लड़ने वाली फ्रांसीसी सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया। अब डायरेक्टरी ने नेपोलियन को नियुक्त कर दिया तो डायरेक्टरी की भी स्थिति कुछ मतलब पहली जैसी नहीं रही और फ्रांसीसी सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया जाता। तो नेपोलियन यह भली बात जानता था कि इंग्लैंड पर सीधा जो आक्रमण करा जाएगा उससे क्या उसको सफलता मिलना संभव नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड की शक्ति उस समय मजबूत थी और इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य पहले सप्तवर्षीय युद्ध भी लड़े जा चुके थे, जिसमें कि इंग्लैंड को सफलता मिल चुकी थी। तो अब नेपोलियन के सामने यह समस्या थी कि वो किस प्रकार से इंग्लैंड से निपटे। तो उसने क्या किया? अतः उसने मिस्र पर अधिकार करके इंग्लैंड और भारत के मार्ग को नियंत्रित करने का निश्चय किया। तो उसने ये पहले डिसीजन लिया कि मिस्र पर पहले अधिकार किया जाए, जिससे कि इंग्लैंड और भारत के मार्ग को नियंत्रित करने में किसी प्रकार परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और यही उसने निश्चय किया। तो मिस्र अभियान का उद्देश्य यही था कि किसी भी तरीके से इंग्लैंड और भारत के मार्ग को नियंत्रित किया जाए। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। सत्ता हस्तगत करने का प्रयत्न। सत्ता हस्तगत करने का प्रयत्न क्यों किया? क्योंकि डायरेक्टरी जो थी उसकी अयोग्यता के कारण ही फ्रांस के विरुद्ध पुनः एक नया गुट बन गया था। जो डायरेक्टरी थी वो किसी मतलब अपने सत्ता पर पकड़ उसकी कमजोर होती जा रही थी और जिससे क्या हुआ है पुनः नया गुट बन गया था, जो मतलब एक तरह से राष्ट्र विरोधी कार्यों में भी लगा हुआ था, जिसने इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस
मतलब जिसमें कौन से थे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस, ये शत्रु गुट था, ये फ्रांस के विरोधी था। अशांति एवं रक्तपात से लोग अब ऊब चुके थे, क्योंकि शासन में जब यदि शिथिलता आ जाती है तो स्थानीय स्तर पर उपद्रव और लूटपाट की घटनाओं में वृद्धि होती है, जिससे क्या है, लोग परेशान थे और डायरेक्टरी की पकड़ भी नहीं थी अच्छी थी, और वो एक तरह से शासन को सही प्रकार संचालन नहीं कर पा रहे थे। तो लोगों में इस बात की धारणा घर कर चुकी थी कि कोई शक्तिशाली ही सेना नायक देश का उद्धार कर सकता है। अब लोग परेशान थे अशांति और रक्तपात की नीति के कारण, तो लोगों में ये विश्वास आ चुका था कि डायरेक्टरी उनकी समस्याओं को हल नहीं कर पा रही है, तो ऐसा कोई व्यक्ति हो जो सेना का प्रतिनिधि हो या जो उनकी समस्याओं को हल करे। और जनता नेपोलियन को ज़्यादा पसंद करने लगी थी उसकी क्रियाकलापों को देखते हुए, क्योंकि और नेपोलियन को भी एक बहाना मिला कि जनता तो उसे अब पसंद कर रही है, तो क्यों ना आगे बढ़कर सत्ता को हस्तगत किया जाए, और उसने ऐसा ही फिर किया। इसके बाद कौंसिल शासन व्यवस्था सुधारों का दौर। कौशल शासन के सामने अनेक समस्याएं थी, परंतु कुछ ऐसे काम थे जिनकी तरफ तुरंत ध्यान देना आवश्यक भी था। तो कौंसिल शासन के सामने समस्याएं तो बहुत सारी थी, पर कुछ ऐसे बिंदु थे जिन पर तुरंत समाधान करना जरूरी था। जैसे नंबर 1, संविधान का निर्माण। वैसे संविधान का निर्माण पहले भी हो चुका था, लेकिन उनमें कुछ त्रुटियां थी, तो उनमें सुधार करके नवीन संविधान का निर्माण करना अति आवश्यक था। और नंबर 2, आंतरिक शांति और व्यवस्था में सुधार करना। जो स्थानीय स्तर पर आंतरिक मतलब गुट बन गए थे, स्थानीय स्तर के आंतरिक विद्रोह, तो इस तरह की स्थितियां जो बनी हुई थी जो कि देश में अशांति का वातावरण पैदा कर रही थी। तो दूसरा कार्य था आंतरिक शांति व्यवस्था में सुधार करना। तीसरा था फ्रांस के शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध जारी रखना। इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस जैसे देश। और नंबर 4, शत्रु संघों को छिन्न भिन्न करना। तो ये कौंसिल शासन व्यवस्था सुधारों का दौर के अंतर्गत हमने देखा कि संविधान का निर्माण करना, आंतरिक शांति व्यवस्था में सुधार करना, फ्रांस के शत्रुओं से निपटना और शत्रु संघ को छिन्न भिन्न करना, क्योंकि ये फ्रांस के लिए एक सिरदर्द बनते जा रहे थे, इसीलिए ऐसा करना जरूरी था। संविधान का निर्माण, अब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना, लेकिन जब नेपोलियन सत्ता प्राप्त कर लेता है तो वो 1 महीने के अंदर ही नया संविधान बनाकर लागू भी करवा देता है, जो कि एक आश्चर्यजनक बात थी। क्रांति के बाद ये चौथा संविधान था, मतलब जो फ्रांस की क्रांति हुई उसके बाद ये चौथा संविधान था जिसको नेपोलियन बोनापार्ट ने बनवाया। नेपोलियन सर्वसत्ता अपने हाथ में रखी, और इस संविधान की विशेषता थी कि ज़्यादातर जो शक्तियाँ थी वो उसको केंद्रित किया गया, यानी जो उस शासन का प्रमुख है उसी के हाथ में सारी शक्तियाँ रहेंगी। और इस संविधान को बनवाते समय नेपोलियन ने इस व्यवस्था को विशेष रूप से ध्यान में रखा, और नवीन संविधान में नेपोलियन ने सर्वसत्ता अपने हाथ में ही रखी। तो नया संविधान और 1 महीने के अंदर ही नया संविधान लागू करना नेपोलियन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। व्यवस्था की स्थापना, देश में अशांति और सुव्यवस्था का अभाव था। पुरानी व्यवस्था का अंत हो चुका था और नई व्यवस्था जम नहीं पाई थी। तो अब देश में क्या आंतरिक कलह मची हुई थी। अगर नेपोलियन ने प्रथम कहा था कि संस्था पर नवीन संगठन, सामाजिक जीवन का पुनर्निर्माण करना, ये प्रमुख उद्देश्य नेपोलियन का रहा, और व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना ये भी उसका प्रमुख उद्देश्य था, जिससे कि देश के अंदर शांति व्यवस्था कायम हो सके और देश का आर्थिक विकास हो, ये भी
मूल जरूरत थी उस समय। प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार में नेपोलियन बोनापार्ट ने वो बहुत से ऐसे सुधार किए जो जिनमें पहले डायरेक्टली के शासन के समय कुछ कमियां रह गई थी और डायरेक्टली उसको संभाल नहीं पाया था। तो नेपोलियन जब शासक बनता है तो उसके बाद जो सुधार कार्य किए जाते हैं, प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत नेपोलियन महत्व सुधार फ्रांस में किए। फ्रांस को विभिन्न डिपार्टमेंटों में विभाजित किया गया। डिपार्टमेंटों में के रूप में फ्रांस को बांटा गया, डिवाइड कर दिया गया। प्रत्येक डिपार्टमेंट का अधिकारी वहाँ की जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता था। इसका उद्देश्य ये था कि जो स्थानीय स्तर के लोग हैं, जब वो इस प्रकार के अधिकारी को नियुक्त करेंगे तो उनकी समस्याओं का निपटारा वो अधिकारी आसानी से कर पाएगा और वह अधिकारी उन समस्याओं से भी परिचित होगा। राष्ट्रीय तथा स्थानीय शासन के सभी सूत्र पेरिस में केंद्रित कर दिए गए, लेकिन शक्ति का जो केंद्र था वो पेरिस ही था, ताकि कोई भी किसी प्रकार की गड़बड़ी हो तो शासन व्यवस्था में तो उसको तुरंत निपटाया जा सके, दूर किया जा सके। तो डिपार्टमेंट में बांटना फ्रांस को ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि कह सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। और इसका उद्देश्य ये था कि इससे ये पता चल जाएगा कि किस डिपार्टमेंट में कौन सी कमी है, या कुछ डिपार्टमेंट में अगर विकास कार्य नहीं हो पाया है तो पूरे फ्रांस में ऐसा ना हो और फ्रांस का अधिकतर विकास हो। इसीलिए फ्रांस को विभिन्न डिपार्टमेंटों में विभाजित किया गया। आर्थिक सुधार, नेपोलियन ने सरकारी कर पद्धति में सुधार किया। टैक्स वसूली में उसने सुधार किया, क्योंकि जो करप्शन था उसके कारण टैक्स की सही प्रकार से वसूली नहीं हो पा रही थी केंद्र को, जिससे कि जो विभिन्न प्रकार के कार्य थे वो बाधित हो रहे थे। नेपोलियन राजकीय करों की वसूली के लिए, अब राज्य की जो कर वसूली किए जाते थे उसके लिए क्या किया कि सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए गए, जिससे क्या हुआ कि व्यापार एवं वाणिज्य की स्थिति में सुधार हुआ। क्योंकि जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी है कि ईमानदारी से करों की वसूली हो और उसको जमा कराया जाए सरकारी राजकोष में, जिससे कि विभिन्न प्रकार के सुधार कार्यों को कराया जा सके। और ये व्यवस्था सुधारने का उद्देश्य यही था कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति में किस प्रकार से सुधार लाया जाए। 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस, क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था से भी आर्थिक स्थिति सुधारने में काफ़ी मदद मिली। पोप के साथ समझौता, अब पोप की कंडीशन पे आए तो जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि पोप और पादरी या धर्माधिकारी वर्ग था वो अपनी संपत्ति, जो भी चर्च की संपत्ति था, उसको वो निजी लाभ या निजी भोग विलास जीवन में इस्तेमाल करते थे। तो पोप के साथ समझौता नेपोलियन के द्वारा किया गया। तो पादरियों के साथ समझौता करके सरकारी कोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई। तो और उन्हें पादरियों के संविधान के प्रति शपथ लेने के लिए विवश किया गया कि शपथ भी लेंगे कि जो बातें उनको फॉलो करनी है वो करेंगे ईमानदारी से। पर ऐसा होता नहीं है, पादरी इसके लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उनको ये मन में बात बैठी थी कि इससे तो उनके बहुत सारे अधिकार छिन जाएंगे और उनका जो अचल बहुत सारी जो संपत्ति है चर्च की वो सरकारी नियंत्रण में चली जाएगी। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। पोप के साथ पुनः समझौता फिर किया गया और जो पोप के साथ समझौता हुआ उसे कानकार्डेट के नाम से प्रसिद्ध है। कानकार्डेट जो समझौता हुआ पोपों के साथ, इस समझौते के द्वारा पोप ने क्रांति काल में चर्च की जब्त भूमियों पर से अपना अधिकार त्यागना स्वीकार कर दिया। तो कानकार्डेट समझौते के द्वारा पोप अब चर्च की संपत्ति को छोड़ने लगे थे, जिसको वो निजी जीवन में इस्तेमाल कर रहे थे और इससे राष्ट्र को नुकसान हो रहा था। तो ये पोप के साथ समझौते में कानकार्डेट समझौते का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा संबंधी सुधार, नेपोलियन बोनापार्ट ने शिक्षा सुधारने के लिए 3 भागों में शिक्षा को विभाजित किया: प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयी शिक्षा।
उसने प्रत्येक नगर में विभिन्न प्रकार के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की और अधिक से अधिक आर्थिक सहायता भी दी, जिससे कि शैक्षणिक स्तर को अच्छा किया जा सके और सुधारा जा सके, जिससे कि जो निरक्षर फ्रांसीसी लोग हैं उनको साक्षर बनाया गया है। तो नेपोलियन बोनापार्ट का इसमें शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान और विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई। इस समय विधि संहिता, नेपोलियन का महत्वपूर्ण कार्य उसका नियम संग्रह अथवा विधि संहिता ही है। विधि संहिता का महत्व उसकी सभी विजयों से भी अधिक है और विधि संहिता में जो विधान की नियम विधानों की संख्या इसमें 5 है। नंबर 1 नागरिक नियम, नागरिकों के लिए सिटीजन के लिए रूल्स बनाए गए। नंबर 2 जायदाद संबंधी नियम प्रॉपर्टी और नंबर 3 नागरिक नियमन पद्धति। नंबर 4 फौजदारी नियम संग्रह और नंबर 5 व्यापारिक नियम संग्रह। तो व्यापार व्यवस्था के लिए भी उसने नए नियम बनाए और दीवानी और फौजदारी कानून से संबंधित भी उसने नए नियम बनाए। तो विधि संहिता, कुछ इतिहासकार मानते हैं विधि संहिता जो है वो उसकी विधियों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस विधि संहिता ने फ्रांस में बहुत सारे परिवर्तन ला दिए थे, क्योंकि सभी के लिए अलग अलग कानून थे और नए संविधान का निर्माण करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखा गया था और संविधान के निर्माण से बहुत सारी जो पहले समस्याएं डायरेक्ट के सामने चली आ रही थी वो दूर हो सकी और प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत जो डिपार्टमेंटों में फ्रांस को बांट देना ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिससे कि जो समस्याएं थी, जनता की जो समस्याएं थी उनका आसानी से निराकरण हो पाया। तो आज हमने ये देखा नेपोलियन बोनापार्ट का उदय पतन के अंतर्गत प्रारंभिक जीवन, इटली अभियान, मिस्र अभियान, सत्ता हस्तगत करने का प्रयत्न, कौंसिल शासन व्यवस्था सुधारों का दौर, संविधान का निर्माण, व्यवस्था की स्थापना, प्रशासनिक सुधार और आर्थिक सुधार, कोर्ट के साथ समझौता, शिक्षा संबंधी सुधार, विधि संहिता, विदेश नीति। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेपोलियन के और अधिक नेपोलियन संबंधित और अधिक बातों को समझेंगे कि नेपोलियन का पतन किस प्रकार हुआ, नेपोलियन के और कौन कौन से कार्य से संबंधित विभिन्न बातों को नेक्स्ट वीडियो समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ओके।